स्टूडेंट्स, क्या आप भी मैथ्स के एग्जाम के बाद ये बोलते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, मेरा तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया, या पेपर बहुत टफ था, मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं, अब मेरे मार्क्स का क्या होगा। अगर इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं आशीष भाटिया, आपका मैथमेटिक्स कोच, और स्वागत करता हूं आपका ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। स्टूडेंट्स, आपके साथ ये दिक्कत आती होगी कि आपको यही नहीं पता कि मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें और कैसे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। बहुत से सारे स्टूडेंट्स की तो ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो मैथ से डरते हैं वो तो ये बोलते हैं सर इतने मुश्किल क्वेश्चन आए थे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना था हमें यही नहीं पता था। तो इन सारी बातों पे बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो इस वीडियो को आपने पूरे एंड तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि जिसको भी मैथ्स के एग्जाम से डर लगता है वो डर उनका आज निकल जाए। तो मैथ्स के सब्जेक्ट से आपको डर लगता क्यों है और एग्जाम में आप क्या क्या गलतियां करते हो, एक एक करके इन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, जो कॉमन मिस्टेक जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं मैथ्स के स्टूडेंट करते हैं अपने नंबर्स को लेकर, कि वो बहुत ज्यादा माइंड में इस सब्जेक्ट को एक प्रॉब्लम बना के रखते हैं कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करना बहुत ही मुश्किल है, हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके हमारा मैथ स्ट्रांग होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी है, बट आपके पास राइट क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर मैं क्लास 11th के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्लास 11th के स्टूडेंट की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है क्लास 12th के स्टूडेंट की स्ट्रेटजी से। बिकॉज क्लास 11th में जो स्टूडेंट होता है वो अपने स्कूल का एग्जाम देता है और हर एक स्कूल का एग्जाम उनके स्कूल ही सेट करते हैं। बट क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए सबको एक कॉमन एग्जाम देना होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो सीबीएसई बोर्ड का, तो सबको सीबीएसई का ही एग्जाम देना होता है, सबका पेपर कॉमन होता है। तो वहां पर जो स्ट्रेटजी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी क्लास 11th के स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी से, क्योंकि आपका टारगेट है आपके स्कूल के एग्जाम से, और हर स्कूल के एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, चाहे सारे के सारे स्कूल सेम बोर्ड से क्यों ना हो। अब सीबीएसई के भी सारे स्कूल अलग अलग लेवल पे पेपर बनाते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने स्कूल के पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग सारी बातें करेंगे डिटेल में, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि हमारे पास जो राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारे पास जो राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने की। भाई मिनिमम टू मिनिमम हमारे पास 90% मार्क्स तो आ ही जाए, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसकी राइट स्ट्रेटेजी क्या है? तो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सबको यही बोलूंगा बेटा कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब एनसीईआरटी की बुक्स मतलब एक तो एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, प्लस एनसीईआरटी की एक और बुक आती है जिसको बोलते हैं हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये दो बुक्स हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने इन दोनों बुक्स पर अच्छे से मास्टरी कर ली तो बेटा आपके 90 प्लस क्या 95 प्लस आने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता, चाहे आपका स्कूल 11th में किसी भी लेवल का पेपर बनाता हो, क्योंकि हर स्कूल का लेवल अलग होता है। कई स्कूल सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाते हैं जिसमें 60 to 80% जो पेपर है आपका वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं। बट कई स्कूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर बेस्ड पेपर बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज्यादा होता है, मतलब जिसमें हॉट क्वेश्चन जो होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी का बेस्ड जो है वो 20 से 40% रहता है, बट एग्जाम्पलर का जो बेस है वो आपका 40 to 60% आपका यही रहता है, ठीक है। और बाकी जो है वो एवरेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली एनसीईआरटी से थोड़े से टफ होते हैं।
वहां पर जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिवनेस है वो ज्यादा होती है, ठीक है, जो एनालिसिस स्किल्स होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं एक स्टूडेंट के। तो ये दोनों बुक्स आपको करनी है, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्कूल का पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो एनसीईआरटी को बेस बना के चलता है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बेस बना के चलता है। बट अभी हम जो बात करेंगे वो हमें कॉमन बात करेंगे कि आपके स्कूल में इन दोनों को ही बेस बना के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मिनिमम क्या करना है, आपको मिनिमम क्या करना चाहिए कि भाई मेरे पास मैथ्स में बढ़िया स्कोर आ जाए। सर टाइम कम बचा है, पेपर आने वाले हैं, ठीक है, तो करे क्या। तो बेटा मिनिमम के लिए आपके लिए मैं अगेन यही सजेस्ट करूंगा दैट एनसीईआरटी इज द किंग। एनसीईआरटी पर पूरा फोकस बना के रखो, आपके पास कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप सारे क्वेश्चंस को करने बैठ गए तो बेटा बहुत टाइम चाहिए। तो इसलिए करे क्या, तो आपको एनसीईआरटी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी में से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। अब ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं बेटा, इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हमारी पेस बैच की जो वन शॉट सीरीज है हर एक चैप्टर की, उसमें तो कवर हो ही रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे तो आपको पीडब्ल्यू ऐप पर भी मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिसमें आपके पास हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल्स कि मिसलेनियस एग्जांपल में से कौन से करने हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस करिए, बट मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बैकलॉग्स हैं, तो तभी आप लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनिमम स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप मिनिमम टाइम में क्या कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो बेटा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपका बेस रहेगा, आपको सबसे पहले इनको फोकस करना है। जैसे ही आप इस पर मास्टरी कर लो, फिर आपको मूव करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स पर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कम है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें लास्ट में आपके पास अनसॉल्व एमसीक्यूज भी हैं, बट पहले आपको फोकस करना है एग्जाम्पल्स पर। अगर आप एग्जाम्पल डन कर लें तब आप अनसॉल्व क्वेश्चन पर आएंगे, और इतना अगर आपने काम कर लिया तो आपके पास पेपर किसी भी लेवल का है, आप उसको आराम से अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो ये तो बेटा है कि आपको इतना तो करना ही है। जिन स्टूडेंट के स्कूल में अगर पेपर का लेवल इतना टफ नहीं आता है, एक एवरेज पेपर आता है, तो आपके लिए एनसीईआरटी इज द किंग। पर जिनके स्कूल का लेवल हाई रहता है, जनरली वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विल बी द किंग। बट उसके लिए भी पहले आपको बेस तो एनसीईआरटी से ही बनाना पड़ेगा। तो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को आपने अच्छे से करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, और आप एक बार करके देखिए, आपको एनुअल एग्जाम में मजा आ जाएगा। आप बोलोगे यार सर की बात बिल्कुल ठीक हुई, ये सारे क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। तो जो आपको टफ लगता था कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, वो इसीलिए बिकॉज राइट स्ट्रेटेजी नहीं थी प्रैक्टिस करने की, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और जो अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटा जो कॉमन चैप्टर है, आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, वो आपको एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने हैं। और उसी में अगर आपको हायर लेवल प्रिपेयर करना है तो उसी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लो, वरना जो सीबीएसई का टेक्स्ट बुक मटेरियल है या फिर जो मार्केट में आपके पास एक कॉमन एमएल अग्रवाल बुक अवेलेबल है, आप उसके एग्जाम्पल्स करिए। अगर आपने उसके सिर्फ एग्जाम्पल्स भी कर लिए तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा
कम टाइम में एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो जाएंगे अगर सिर्फ एग्जांपल्स को देखेंगे, और आपके पास सारे के सारे टॉपिक भी कवर अप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये सारा टास्क पूरा करना है। ठीक है, अब ये तो बात होगी तब की कि सर मेरे को तो पेपर में क्वेश्चन आता ही नहीं था, बट अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो मैं श्योरली बोलता हूं कि आपका पेपर अच्छा होगा ही होगा। जो आपके पास जो सेकंड टेंशन थी कि भाई मेरे को तो क्वेश्चंस आते ही नहीं थे, क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ था, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब बात आती है कि सर पेपर बहुत लेंदी था, तो उसको कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो बेटा उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पहले पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सीधा आपने एग्जाम में गए और वहीं पर आपने क्या करा, अटेम्प्ट करना सीख रहे हो पेपर को। आपको एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। आपको एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर्स सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूअस 3 आवर्स बैठकर एक ही जगह पर विदाउट एनी ब्रेक इन एग्जामिनेशन एनवायरमेंट तैयार करने पड़ेंगे सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, यही नहीं कि 1 घंटा से पहले सॉल्व करा, फिर ब्रेक लिया, फिर दोबारा 1 घंटा आए, थोड़ा से क्वेश्चन करे, फिर ब्रेक लिया, फिर टीवी देखा, फिर पेपर अटेम्प्ट करा। बिल्कुल नहीं, प्रॉपर 3 घंटे टेबल चेयर पर बैठकर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। पानी की बोतल साथ लेके बैठिए, अगर प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, उठना नहीं है। ठीक है, ताकि आपको एक एनवायरनमेंट का पता लगे कि आपने 3 घंटे जो पेपर देने बैठे हैं उसमें आपकी स्पीड क्या बन रही है। ये ना हो कि आप डायरेक्टली पेपर देने जा रहे हैं एग्जाम में और वहां पर आपको जो गलतियां छोटी मोटी, यार ये तो मैं पहले ठीक कर सकता था, तो वो टाइम आपको बेटा, वो टाइम आपको वहां के लिए नहीं रखना। ये पहले ही जो आपको जो एरर्स के हैं वो सब यहीं पे ढूंढ के रखने हैं आपको। तो मिनिमम आपको 3 सैंपल पेपर करने हैं। ठीक है, फुल कोर्स के जो 3 घंटे के होंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अपने स्कूल टीचर्स को बोलो कि आपको वो चेक करके देंगे, ताकि आपको एक इवेल्युएशन पता लगे कि किस तरह से होती है। ठीक है, जो सैंपल पेपर्स होते हैं उनकी आंसर की भी मिलती है, तो आंसर की में आपको पता चलेगा कि पेपर को लिखने में किस स्टेप पर कितने मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने कोई स्टेप मिस करा है तो उसके मार्क्स डिडक्ट कैसे होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। मैथ्स के पेपर में बहुत सारे बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, कौन कौन से स्टेप लिखने जरूरी हैं जिनके बिना मार्क्स नहीं मिलते, कौन कौन से रीजन लिखने जरूरी है। कई बार आप कैलकुलेशन ठीक करते हो, साइन गलत लगा देते हो, कई बार आप फाइनल आंसर में यूनिट्स नहीं लिखते हो, जिसकी वजह से मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। तो चीजें आते हुए भी आप गलत कराते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई इस चीज के भी मार्क्स कटते हैं। तो दैट मीन्स आपको सैंपल पेपर तो बेटा मस्ट करने ही करने हैं, और उनको इवेल्युएट भी करना है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द आंसर की। अगर आपको स्कूल से हेल्प नहीं मिलती तो आप आंसर की से खुद सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। जब आप सेल्फ इवेल्युएट करेंगे तो आपको और बेटर पता लगेगा कि आप अपने आंसर को और कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा टास्क बेटा आपको करना है। देन 3 सैंपल पेपर करने हैं। उसके बाद आपको जो मेन काम करना है वो आपको टाइम मैनेजमेंट का काम करना है। क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि अब जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, आपके सबके स्कूल में सीबीएसई ने बोला है कि जो मैथ्स का पेपर रहेगा उसका पैटर्न डिफरेंट हो गया है। तो वो आपको पैटर्न के हिसाब से करना होगा, बिकॉज अब आपके पास एमसीक्यूज भी आएंगे, आपके पास असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे, आपके पास केस स्टडीज भी आएंगी। तो आपको पहले फेमिलियर होना पड़ेगा कि एमसीक्यूज किस लेवल के आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग किस लेवल की आ रही है, और केस स्टडीज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कि अभी तक तो आपने केस स्टडी पढ़ी भी नहीं होगी, तो एग्जाम में सीधा जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं आएगा और पेपर आपको लेंथी लगेगा।
तो इसलिए बेटा सैंपल पेपर के थ्रू ये सारी के सारी चीजें आपको पहले से ही क्या करके जानी है। ये ना हो कि आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में ही एमसीक्यूज पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये गलती नहीं करनी है। अपनी प्रैक्टिस में आपको एमसीक्यूज इंक्लूड करने हैं। इसलिए मैंने बोला है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो एमसीक्यूज है ही नहीं। और अगर आप मार्केट में किसी भी बुक के थ्रू जो एमसीक्यू प्रोवाइड कराती है हर एक चैप्टर के, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन बेटर होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि आपको जो 20 क्वेश्चन है, जैसे 1 to 18 क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। देन असर्शन रीजनिंग आपके पास 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, देन आपके पास 2 से 3 केस स्टडीज रहेंगी जिसमें इंडिविजुअल पार्ट्स होंगे। देन आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, ठीक है, 4 मार्कर भी है, फिर केस स्टडीज भी आपके पास हैं। तो वो आपको सबका अटेम्प्ट करना है कि भाई कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा बेटा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हैं हमारे पास, तो आप मान के चलिए कि आपके पास अगर मैं इन दोनों को काउंट करूं कि ये 20 क्वेश्चन है, तो तकरीबन आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास 40 मिनट्स हैं इसके लिए। आपके पास 40 मिनट्स है जो आपका सेक्शन है एमसीक्यूज है उसके लिए। देन बेटा 2 मार्कर वाले क्वेश्चन के लिए आप मान के चलिए आपके पास सिर्फ 4 to 5 मिनट्स होते हैं पर क्वेश्चन। देन 3 मार्कर के लिए आपके पास 6 to 7 मिनट पर क्वेश्चन। देन 4 मार्कर के लिए 7 to 8 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, देन केस स्टडी के लिए भी आप मान के ये चलिए कि 8 to 10 मिनट पर क्वेश्चन, बिकॉज उसमें पहले आपको पूरा पढ़ना भी पड़ती है केस स्टडी, देन एनालिसिस भी होता है, देन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको पता कैसे लगेगा कि आपको जो 2 मार्कर क्वेश्चन है वो सही टाइम पर खत्म हो रहे नहीं हो रहे, ये सब आप खुद सेल्फ इवेल्युएट करेंगे जब आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर ये आपने काम करा ही नहीं होगा तो गारंटी की बात है बेटा आपका पेपर कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप फेमिलियर ही नहीं हो इन ट्रेंड से। आज तक आपने जो पेपर दिए हैं वो इस तरह से दिए ही नहीं है, ये नया पैटर्न है। ठीक है ना, तो उस नए पैटर्न को बेटा आपको अगर सीखना है और उसमें अच्छा स्कोर करना है तो बेटा आपको यहां पर पहले सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो ये नहीं स्कूल कर सकता कि अपनी मर्जी से किसी भी पेपर को टफ या इजी बना दे। हर स्कूल को सीबीएसई के अकॉर्डिंग बेटा ये पैटर्न फॉलो करना होता है। ऑल्दो 11th में जो स्कूल्स है वो अपने आप पेपर बनाते हैं, ठीक है, हर स्कूल का पेपर अलग होता है, बट उनको ये सीबीएसई की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो एज पर सीबीएसई जो आपके पेपर में जो टोटल 44 मार्क्स है, यानी 55% ऑफ द जो आपका पेपर है, दैट मींस मोर देन 50%, वो आपका रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। रिमेंबरिंग मतलब जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो गया, जैसे सपोज करो एपी का कोई क्वेश्चन है तो एपी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि जो डायरेक्टली एएन के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है या एसएन के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो रिमेंबरिंग के ऊपर इस तरह से आपके पास 44 मार्क्स के टोटल सिलेबस से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जिसमें रिमेंबरिंग भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। ये चीज कोई नहीं पढ़ता, ना कोई बताता है आपको, बट हर स्कूल को इसके बेस पर पेपर बनाना पड़ता है, तो क्यों ना इसी को ही फॉलो करे। तो रिमेंबरिंग का मतलब क्या है, जो एग्जिबिट करे मेमोरी को, जिसमें आपको फॉर्मुलेज याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो। ठीक है, डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं डेफिनेशन वाइज आप क्वेश्चन पूछोगे तो जैसे आपके पास अब कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि इनफाइनाइट जीपी के लिए इन विच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, कि आर इज लेस देन 1, मॉड आर इज ग्रेटर देन 1, आर इक्वल टू 1, इस तरह से अलग अलग कंडीशन दे देगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है कि भाई इनफाइनाइट जीपी के लिए आशीष सर ने बताया था वन शॉट सीरीज में कि जो मॉड आर है, यानी कि जो मॉड ऑफ कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तो आपको याद है, आपने मार्क कर दिया सीधा। तो तब आपके थोड़ा ना यहां पर 2 मिनट लगे। तो यहां से आप जब टाइम बचाओगे बेटा एक एक क्वेश्चन पे, वो आपके आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ठीक है, और तभी आपको पेपर रिवाइज करने का टाइम मिलेगा लास्ट में, वरना तो आप लिखते ही रह जाओगे, पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा आपका।
ठीक है, तो रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपके पास 44 मार्क्स। तो इसलिए बोला है बेटा एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास किस तरह से हैं, जो आपके पास रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो उतना कर लिया तो बेटा 55% का तो काम वही खत्म हो जाता है। ठीक है, देन अप्लाइंग, देन सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक, रूल्स इन अ डिफरेंट वे। ये आपके पास हो गए एवरेज क्वेश्चंस। अगर मैं लेवल वाइज बात करूं तो 44 मार्क्स के तो बेटा इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सिर्फ 20 मार्क्स के एवरेज क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल टफ हो सकता है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, एंड जो लास्ट जो आपके पास एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग के ऊपर बेस्ड है, इन स्किल्स को जो चेक करते हैं, जिसमें आपके पास लेवल थोड़ा ऊपर जा सकता है, इट जस्ट 20%, दैट मीन्स 16 मार्क्स। दैट मीन्स कि जिसके लिए आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो कई स्कूल जिसमें मैंने बोला था कि जो पेपर टफ हो जाता है वो इसकी रेशियो में चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा डोमिनेंट रखते हैं। बट अगेन इजी टू मॉडरेट में उनको 50% तो पेपर रखना ही पड़ता है, तभी वो 40 to 60 तक वेरी करता है। ठीक है ना बेटा, तो इसके लिए इन दोनों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो ये बेटा सारी स्ट्रेटेजीज आपके काम आएंगी, ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है ना, और जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे ऑनलाइन तो वहां पर आपको यूनिट वाइज वेटेज भी मिल जाएगी। सीबीएसई कभी भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता, वो हमेशा यूनिट वाइज वेटेज देता है। हाँ, बट आपके स्कूल वाले आपको अलग अलग चैप्टर वाइज वेटेज दे सकते हैं, वो आपको हर स्कूल बता देगा। तो आप उसको भी आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो कि अगर मेरे पास कोई चैप्टर ही 3 नंबर का है तो मैं उसमें से बड़े क्वेश्चन तैयार करूंगा ही नहीं, मैं उसमें से छोटे क्वेश्चन तैयार करूंगा, 1 मार्कर वाले, 2 मार्कर वाले, या मैक्सिमम 3 मार्कर वाले। ठीक है ना, तो अगर कोई चैप्टर अगर 6 मार्कर का है तो मुझे पता है कि इस चैप्टर के लिए मेरे पास एमसीक्यूज 2 मार्कर और 3 मार्कर और केस स्टडी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपको एनालाइज करके फिर काम करना है। ठीक है, वो एनालिसिस आपके स्कूल के जो लिस्ट होगी वो उस पर डिपेंड करता है। अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो हमारे पास एक जनरल रहता, बट कई स्कूल्स में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है, इसीलिए हमें आपको टास्क दे दिया कि करना कैसे, बट करने का काम आपका है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वीडियो में बेटा ये नहीं कि सर ने कुछ ऐसा मंत्र दिया जिसको बस घोट के पिया और नंबर आ गए। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स तो करने से ही होगा, एनालिसिस भी करने से होगा, स्ट्रैटेजी भी करने से आएगी, सुनने से नहीं आएगी, देखने से नहीं आएगी। स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी आपको, और स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप ही करोगे। हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं कि कैसे आपके लिए जो प्रिपरेशन है वो बेटर कर सके, बट आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है कि आप भी मेहनत करोगे, आप भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे और हर चीज को अच्छे से समझ के आगे बढ़ोगे, सिर्फ देख के छोड़ नहीं दोगे। ठीक है ना बेटा, आपके माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी उतनी मेहनत करनी है ताकि उनका जो डिसीजन है आपको पढ़ाने का वो बेटा गलत ना हो जाए, उनके सपने ना टूट जाए। आप सबको पता है, आप सब चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो यही वो बेटा काम है जिनसे सबसे ज्यादा उनको खुशी मिलती है कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। नो मैटर अब तक आपने प्रिपरेशन कैसे भी करी है, अगर आप आज भी डिसाइड कर लें कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे अपनी बैकलॉग्स क्लियर करनी है और मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो बेटा कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको ऐसा करने से। राइट स्ट्रेटजी अपनी आपको दे दी है, आपको पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने। सर कैसे स्टार्ट करें, हमारी 1 शॉट सीरीज चल रही है पेस बैच की, देखना शुरू करो, वहीं पे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व होगी, बाकी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लो, सॉल्यूशन साथ में ही है। इन सबको करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो हमारी प्रैक्टिस शीट है उसको कर लो, फिर तो और कुछ बचा ही नहीं बेटा। और क्वेश्चंस क्या आएंगे, सब वहीं से आना है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, क्वेश्चंस में वैल्यू ही चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आया हो,
और आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट जरूर मिला हो। ठीक है, तो बेटा प्रिपरेशन की वीडियो देखनी है, ये नहीं कि सिर्फ देख के अपना बैठ गए, देख के काम भी करना है। ये नहीं कि आप मोटिवेट हो गए, सर ने चार्ज कर दिया तो अब नंबर आ गए, कोई नंबर नहीं आएंगे। सुबह तक सब आपका फ्लश आउट हो जाएगा, क्या बोला सर ने माइंड में रहेगा भी नहीं अगर आपने उसको नहीं करा तो। ठीक है, पहले लिस्ट बनाइए, पहले आप क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट किसकी, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स ऑलरेडी डन। जो जो चैप्टर आप कर चुके हो पहले आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, जितने भी है, चाहे वो 1 2 3 है या एक ही है, जितने भी है पहले आप उसकी लिस्ट बनाएंगे कि जो चैप्टर आपको आते हैं, जिनका बेसिक आपको आता है। सबसे पहले क्या करना है, इस चैप्टर का जो कंटेंट है इसको मास्टरी करके साइड कर देना है। इसमें जो जो चैप्टर्स आपको आते हैं उसकी एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, अभी सिर्फ एग्जांपल्स की बात हो रही है, उनको करके साइड कर दीजिए। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर, जो आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं उनको पकड़िए। उनके लिए क्या करें, पेस बैच की 1 शॉट सीरीज है हमारी, उसके थ्रू उसको प्रिपेयर करते जाइए। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियोस में करा रहा हूं सबसे पहले उनको तैयार करो, वो तैयार होते ही वापस सेम काम, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद एग्जाम्पल। ये काम खत्म होते ही क्या करना है, अगर ये काम हो गया आपका तो क्या करना है, अगर टाइम बचता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अनसॉल्व उनको पकड़िए। फिर टाइम बचता है तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर तो वो तो मस्ट है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा केस स्टडीज और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है कि पेपर से 15 या 10 दिन पहले आपको क्या करना है, सैंपल्स पेपर सॉल्व करने हैं, मिनिमम 3। ठीक है, और जैसे करने हैं वो आपको बता दिया है। तो बेटा विद दिस आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और अगर स्टिल आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज जितनी नई नई स्ट्रेटेजी आप सुनोगे बेटा उतने ही कंफ्यूज होते जाओगे। अपनी स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी है, कोई दूसरा आपको सिर्फ गाइड कर सकता है बट आपके लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर नहीं कर सकता कि ये करो वो करो। इसलिए बस मैंने आपको ये बोला है कि आपको सोर्स क्या रखना है, मैंने आपको सिर्फ सोर्स बताए हैं। ठीक है ना, और सोर्स में से भी जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट आपको दे देनी है कि ये तो मिनिमम आपको करके जाना है बेटा, बट आपको ये जर्नी खुद करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी आपको खुद बनाने की, पढ़ाई किस तरह करनी है। ठीक है, किसी को देखो, हर एक बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है, किन्हीं भी 2 बच्चों की स्ट्रेंथ सेम बहुत ही रेयर है कि हो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए कॉमन चीज बनाना बेवकूफी वाला काम है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने तरीके से चीजों को समझता है, और मैथ्स में हर एक का जो लेवल है वो अलग होता है। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग खुद को जज करिए, बस टारगेट क्या होना चाहिए कि अपने को बेटर करते जाना है। जो आप पिछले दिन इंसान थे ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ मैथ्स, वो नेक्स्ट डे आपकी बेटर लेवल पर होनी चाहिए बस। तो वो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने प्रैक्टिस नहीं करी, चाहे आप 10 क्वेश्चन करो चाहे 5 क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर आपका किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम है तो मुझे पता है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे, बट ये सब्जेक्ट ऐसा है बेटा जिसको आपको डेली टच जरूर करना पड़ेगा। तो मिनिमम 10 क्वेश्चन का आप टारगेट रखिए कि मुझे 10 क्वेश्चन तो मैथ्स के रोज करने ही करने हैं। ठीक है, चाहे अगले दिन मेरा अकाउंट्स का एग्जाम क्यों ना हो, अगले दिन मेरा इको का एग्जाम क्यों ना हो, और जिस दिन आपके पास कोई एग्जाम नहीं है तो आप उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो, 25 क्वेश्चन कर दो, 30 क्वेश्चन कर दो, अपने लेवल के हिसाब से कर लो, एक एक क्वेश्चन बढ़ाते रहो चाहे, बट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है बच्चे। ठीक है, तो आई होप बच्चे ये जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, और फिर भी अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं, एंड मैं तो बस यही बोलूंगा, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाते रहिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए हम हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर बेटर, प्रिपेयर वेल, एंड टेक केयर। थैंक यू।